हेलो गाइस, मैं प्रांजलि पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ITLS एकेडमी पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपने लेक्चर्स में ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे वुमेन्स राइट के बारे में, महिला अधिकार के बारे में। महिलाओं की क्या कुछ स्थिति है, ये सब जानेंगे हम अपने इस लेक्चर में। महिलाओं को कहीं ना कहीं उस वर्ग में रखा गया है जो हाशिए पर है। उनका आज भी पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कई वजहें हैं। हिंसा, उत्पीड़न, शोषण ये कारण है। अभी हाल ही में दुनिया भर में 25 नवंबर को, अभी जो बीता 25 नवंबर गया है, तो 25 नवंबर को महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2008 से ही 2030 तक महिला हिंसा उन्मूलन कार्यक्रम के तहत यूनाइट अभियान चला रहा है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानवाधिकार का उल्लंघन है। संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए अभियान तो चलाए जा रहे हैं तथा प्रत्येक देश में भी उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कानून भी बने हैं। फिर भी गंभीर हालात बनी हुई है। इसी तरह भारत के संविधान ने भी महिलाओं को समानता का अधिकार दिया है। जेंडर इक्वालिटी के सिद्धांत को भारत की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों में आप देख पा रहे होंगे। इन सारी व्यवस्थाओं को भारत के जो जेंडर इक्वालिटी की जो बात है, वो भारत की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और DPSP में इन तत्वों को शामिल किया गया है। समय समय पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संविधान में किए गए व्यवस्थाओं में संशोधन भी किए जाते रहे हैं, परंतु आज भी भारत में महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव को समाप्त नहीं किया जा सका है। तो जो अधिकार उन्हें दिए गए हैं, उन्हें क्रियान्वित करने की भी आवश्यकता है। तो आज हम अपने इस लेक्चर में महिलाओं को क्या कुछ अधिकार दिए गए हैं, क्या समस्याएं हैं, उन्हें पढ़ेंगे और जानेंगे। तो भारत में तो संवैधानिक अधिकार के साथ साथ कुछ कानून ऐसे भी बनाए गए हैं जिनसे महिलाओं के अधिकारों को अधिक से अधिक सुनिश्चित किया जा सके। इनके बावजूद भी हमें अपने भारत देश में या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महिलाओं के साथ बहुत सारे भेदभाव या फिर उनके साथ हिंसा जैसे वारदात होते आ रहे हैं। उनके खिलाफ अनेक अपराध आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम अपने इस लेक्चर में महिलाओं के क्या कुछ अधिकार हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं, उसको देखेंगे और समझेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, महिलाओं की आवाज़ को हर तरीके से दबाया जाता है। महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा और दुनिया भर में पुरुष के द्वारा किए गए भेदभाव पूर्ण व्यवहार से वो ग्रसित हैं। और भारत में भी यही सारी कंडीशंस है। पूरे विश्व भर में महिलाओं के साथ तो भेदभाव होता ही है, साथ साथ भारत तो और भी विकासशील देश है जहाँ पे भी साक्षरता की कमी है, वहाँ पे महिलाओं के साथ ये सारी समस्याएं और भी व्याप्त हैं। और मॉडर्न एज में कह सकते हैं कि मानव की सोच इतनी विकसित हो गई है, तो इन विकसित सोच के साथ साथ जिस तरह मानव का मॉडर्नाइजेशन होते जा रहा है, उसी तरह जो महिलाओं के खिलाफ शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की कुरीतियां हैं, ये भी बढ़ती हुई जा रही हैं। यानी कि मानव के मॉडर्नाइजेशन होने के साथ साथ महिलाओं के साथ जो वारदात होते हैं या फिर जो हिंसाएं होती हैं, वो भी बढ़ रही हैं। जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, भ्रूण हत्या, पत्नी को जलाना, यौन हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, ये सारे विभिन्न ऐसे व्यवहार हैं, ऐसे कृत्य हैं जो अक्सर आपको अपने समाज में महिलाओं के प्रति देखने को मिलते हैं। और इससे महिलाओं के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न होता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध या अत्याचार आए दिनों में कुछ ज़्यादा ही बढ़े हैं। जैसे मॉडर्नाइजेशन होते जा रहा है, उसी तरह आपको देखने को मिलता होगा कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है। भारत में महिलाओं की पहले क्या स्थिति थी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड से लेकर के
आधुनिक काल तक जो महिलाओं की स्थिति है हमारे समाज में वो बदलती रही है, एक तरह से नहीं रही है। उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो भी स्थिति थी वो एक समान नहीं रही है, बदलते रहे हैं। जैसे कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, वहाँ वो शिक्षित थी। जैसे कि हमारे विभिन्न ग्रंथ हैं, ग्रंथों में मैत्रेयी जैसी महान महिला संतों का उदाहरण मिलता है कि वो कैसे वार्तालाप करती थी, बड़े बड़े विद्वानों के साथ कैसे तर्क करती थी। तो हम लोगों ने अपने प्राचीन वेदों में इनके बारे में पढ़ा है। लेकिन साथ साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें या फिर जब मध्यकाल आया था, जब इस्लाम ने हमारे भारत के ऊपर आक्रमण किया था, तब महिलाओं की क्या स्थिति हुई थी, तब हम ये देखते हैं। यानी कि वैदिक ईरा में तो महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त था, लेकिन बाद में गिरावट आई उनके दशाओं में उत्तर वैदिक काल के बाद से। फिर हम देखेंगे इसी प्रकार के जो भेदभावपूर्ण प्रथाएं, जो सभी तरह के भेदभावपूर्ण प्रथाएं थीं, वो बाल विवाह, देवदासी प्रणाली, नगर वधू, सती प्रथा आदि रूप में शुरू हुई हमारे भारत देश में। महिलाओं के सामाजिक राजनीतिक अधिकार को कम कर दिया। इन सारे जो कुरीतियाँ स्टार्ट हुई, बाल विवाह, देवदासी प्रणाली, फिर नगर वधू, सती प्रथा, इसने क्या किया कि महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों में, सामाजिक राजनीतिक अधिकारों को कम कर दिया। और इस तरह जो महिलाएं थी, आने वाले टाइम में, वैदिक काल के बाद वाले टाइम पीरियड में क्या हुआ कि वो जो महिलाएं थी वो पुरुषों के ऊपर निर्भर हो गई। उनका जो शिक्षा का अधिकार था, काम करने का अधिकार था, खुद के लिए फैसले लेने के जो अधिकार थे, ये सब उनसे छीन लिए गए। और साथ ही साथ जब मिडिल एज आया, मध्य युग आया, जब इस्लामों ने, मुस्लिम शासकों का आगमन हुआ, तब महिलाओं की स्थिति आपको तो पता ही होगा कि अत्यंत ही खराब हुई। जैसे कि जब मोहम्मद गोरी आक्रमण किया, या फिर जो भी इस्लामिक कंट्रीज़ के जो भी लोग आते थे, वो कहीं ना कहीं महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का उत्पीड़न करते थे। और वो आज भी इस्लामिक कंट्रीज़ में आप महिलाओं की स्थिति देख पा रहे होंगे। तब तो वो मिडिल एज था, तो क्या कंडीशन रहा होगा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, सब कुछ चल रहा था उस टाइम पीरियड में। लेकिन जैसे मिडिल एज के बाद जब ब्रिटिश काल आता है, तो ये जो अंग्रेज होते हैं ये थोड़े मॉडर्न सोच के होते हैं। तो क्या होता है कि हमारे भारत देश पे पश्चिमी विचार का थोड़ा बहुत असर पड़ता है, और फिर महिलाओं के लिए, महिलाओं की समानता के लिए कदम उठाने वहीं से प्रारंभ होते हैं, अंग्रेजों के टाइम पीरियड से। और अंग्रेजों के टाइम पीरियड में महिलाओं की स्थिति काफ़ी कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे महान नेता आए जो महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव संबंधित प्रथाओं पे सवाल खड़ा किया। तो उनमें सबसे पहले थे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय, और फिर कह सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, आचार्य विनोबा भावे जैसे सामाजिक सुधारकर्ताओं ने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। और यहाँ तक कि जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने तो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून भी बनवाया अंग्रेजों से। और फिर उदाहरण के लिए 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ, उसके तहत क्या हुआ कि महिलाओं को दूसरी शादी करने का, या फिर जो विधवा महिला है उनको फिर से पुनः शादी करने का अधिकार दे दिया गया। और इसमें ईश्वर चंद्र जो सागर थे, ये इनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है विधवा पुनर्विवाह में। तो उस समय के जो समाज सुधारक थे, उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया भारत की महिलाओं के साथ जो हो रहे थे असमानता, उसको समाप्त करने के लिए। तो अभी हम देखेंगे अपने वर्तमान में कि हमारे वर्तमान में महिलाओं की समानता के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए और उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं हमारे संविधान में। तो हमारे संविधान का अगर आप प्रस्तावना देख पाएंगे, और फिर मौलिक अधिकार और डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अगर आप देख पा रहे हैं, तो उसमें महिलाओं के मानवाधिकार को सुरक्षित करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या कुछ है। तो प्रस्तावना में जैसे कि भारत की आप लोग देख पाते हैं, आप लोग भारत के प्रस्तावना को तो प्रत्येक व्यक्ति को याद करना चाहिए, क्योंकि वो पूरे संविधान का उद्देश्य बताता है। तो इस तरह हमारे संविधान के प्रस्तावना में व्यवस्था किया गया है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की बात की गई है। तो न्याय का मतलब ये होता है कि जो अधिकार है, वो जो भी अधिकार है, मानवाधिकार है या फिर जो भी है, उसे प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचाया जाए। तो उसमें मनुष्य में महिलाएं भी सम्मिलित होती हैं। तो यानी कि
बराबरी और अवसर की जो समता है वो प्रदान करता है हमारा भारत। हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अवसर की समानता और गरिमा की समानता प्रदान करता है। और ये इस प्रकार जो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार पुरुष और महिलाओं दोनों को समान माना गया है। और इसी तरह महिलाओं के लिए हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में भी कुछ वर्णन किए गए हैं। तो जैसे कि आर्टिकल 14 आप देख पा रहे होंगे, आर्टिकल 14 में महिलाओं की समानता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। फिर आर्टिकल 15 में बात कही गई है कि किसी भी विशेष रूप से लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है हमारे आर्टिकल 15(1) में। और फिर 15(3) में अनुच्छेद 15(3) का जो अनुच्छेद है उसमें आप लोग जान पा रहे होंगे कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है 15(3) में। फिर अनुच्छेद 16 में किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान की गई है, यानी कि आरक्षण प्रदान किया गया है। ये मौलिक अधिकार अदालत में न्याय संगत है और सरकार उसी का पालन करने के लिए बाध्य है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, अगर इसका कोई हनन करता है, अगर महिलाओं को जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मानवाधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं, अगर उनका हनन होता है तो ये अधिकार भी है कि हम न्यायालय में जा सकते हैं उसके खिलाफ। ये सारी बातें तो थी हमारे संविधान में वर्णित महिलाओं के अधिकार के बारे में। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और फिर डीपीएस में भी ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 39, 38, फिर महिलाओं के लिए मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो महिलाओं को डेडिकेटेड है। और यहाँ तक कि राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए या फिर राजनीतिक अधिकार देने के लिए महिलाओं को चुनाव लड़ने का भी अधिकार दिया गया है और उसमें विशेष आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इस तरह हम तो अपने संविधान में जितने भी वर्णित जितने भी किए गए उपाय हैं महिलाओं के लिए उसको हमने पढ़ा। और अब देखते हैं कि महिलाओं के लिए क्या कुछ कानून बनाए गए हैं उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। तो यहाँ कुछ विशिष्ट कानून की सूची दी गई है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लागू किया गया। तो एक कानून बना था समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में। तो समान पारिश्रमिक अधिनियम में क्या था कि इसमें किसी भी महिला और पुरुष के काम के लिए अलग अलग वेतन नहीं दिए जाएंगे। तो इसके लिए अधिनियम आया था 1976 में, यानी कि पुरुष और महिला का कार्य जो है वो एक समान माना जाएगा और उसके लिए उन्हें समान पारिश्रमिक दिया जाएगा, समान वेतन दिए जाएंगे। और हमारे भारत देश में दहेज डाउरी सिस्टम जो है वो अत्यंत ही बहुत बड़ा समस्या है। आज भी अब आप अपने समाज में देख पा रहे होंगे कि दहेज प्रथा किस तरह आगे बढ़ते जा रहा है और दहेज की वजह से कितनी महिलाओं की हत्या कर दी जा रही है, कितनी बालिकाओं की हत्या कर दी जाती है। आए दिन हम ऐसे केसेस सुनते रहते हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में दहेज निषेध अधिनियम 1961 में ही बन गया था, परंतु आज तक हम कह सकते हैं कि ये केवल एक कानून के रूप में ही व्याप्त है। इसे क्रियान्वित करने की आवश्यकता है, जिसे हम कह सकते हैं कि अभी भी इस तरह के अधिनियम पारित होने के बावजूद भी अभी ये सिस्टम लागू है हर जगह, दहेज प्रथा। और एक आया था अनैतिक यातायात रोकथाम अधिनियम 1956, यानी कि एक अधिनियम ये भी आया था कि अगर कोई अनैतिक तरीके से यातायात कर रहा है या फिर महिलाओं को ले जाया जा रहा है तो उसके रोकथाम के लिए 1956 में एक अधिनियम बना था। उसी तरह मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 आया था कि इसमें महिलाओं की जो महिला बच्चे को जन्म दी है तो उसके मातृत्व लाभ के लिए 1961 में प्रावधान किया गया था कि उनकी सुरक्षा के लिए या फिर उनके जीवन की रक्षा के लिए किस तरह उनका केयर किया जाए, माँ का और बच्चे का, उसके लिए। और मातृत्व लाभ जैसे कि वो अगर किसी जॉब में लगी है तो उन्हें क्या बेनिफिट हो सकता है अगर उन्होंने बच्चे को जन्म दिया है, क्या कुछ प्रावधान है, उन्हें कितने दिन की छुट्टी मिलेगी, ये सारी बातें की गई हैं इसमें मातृत्व लाभ अधिनियम में। और ये 1961 में लागू हुआ। और इसी तरह था गर्भावस्था अधिनियम का अंत 1971 आया था। जैसे कि गर्भावस्था में कोई महिला है और अगर पता चलता है
कि मतलब वही भ्रूण हत्या समाप्त करने के लिए आया था अधिनियम 1971 में। उसी तरह सती आयोग रोकथाम अधिनियम 1987 में आया कि सती प्रथा को एकदम से रोक दिया जाए, और काफ़ी हद तक तो सती प्रथा पे हम लोगों ने काबू पा लिया है। लेकिन अभी ऊपर जितने भी बातें की गई हैं, अभी इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करना बाकी है। इसी तरह बाल विवाह अधिनियम 2006 आया था, जो जिन बालिकाओं की बहुत कम एज में शादी हो रही थी उन्हें रोकने के लिए राजस्थान में राजस्थान और उड़ीसा जैसे राज्यों में बाल विवाह जैसी परंपराएं देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं आज भी राजस्थान वगैरह में ये बाल विवाह जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। फिलहाल ये अधिनियम आया था, इसे रोकने के लिए बाल विवाह अधिनियम 2006 आ गया था। उसके बावजूद भी हमें अभी बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं, तो इसे भी इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। इसी तरह प्री कंसेशंस एंड प्री नेटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स विनियमन और निवारण अधिनियम 1994 आया था महिलाओं के लिए, और कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न रोकथाम संरक्षण अधिनियम 2013 आया था। ये तो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। महिलाओं के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न हो रहे थे उससे संरक्षण के लिए, महिलाओं के रोकथाम के लिए ये अधिनियम 2013 आया था, और इसमें अच्छे से डिफाइन किया गया है कि यौन उत्पीड़न है क्या, यौन उत्पीड़न में किन किन बातों को रखा गया है। अगर आपको कोई गलत निगाह से देख रहा है, गलत तरीके से टच कर रहा है, तो ये सारे डेफिनेशंस इस अधिनियम में बताए गए हैं। इस डेफिनेशन को कभी हम इस अधिनियम को कभी हम आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम जान लेते हैं कि वो महिलाओं के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न हो रहे हैं उसके लिए एक अधिनियम 2013 में बने थे। तो ये सारे कानून हमारे भारत देश के हैं। भारत देश की संविधान में प्रावधान किए गए हैं महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए। यहाँ तक कि कानून भी बने हैं कि उनके खिलाफ जो हिंसाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए या फिर उनके मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए। तो हम अब देखेंगे कि महिलाओं के मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संधियों से जुड़ा हुआ है जो महिलाओं के समान अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी नियम कानून बनाए जा रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, भारत उन सभी सम्मेलनों से या फिर कह सकते हैं उन सभी इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है। इसी तरह 1993 में भारत द्वारा अनुमोदित महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन CDW पर सम्मेलन हुआ था 1993 में। ये भारत ने ही अनुमोदित किया था, और महिलाओं के विरुद्ध जितने भी भेदभाव हो रहे हैं उसको समाप्त करने के लिए सम्मेलन हुआ था 1993 में किया गया था। इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैक्सिको प्लान ऑफ एक्शन 1975, नैरोबी फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी 1985 और बीजिंग घोषणा पत्र अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये महिलाओं के लिए ये घोषणा हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बीजिंग घोषणा पत्र और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 तथा UNGA सत्र द्वारा अपनाया गया परिणाम दस्तावेज, और खास करके जो 21वीं शताब्दी के लिए लैंगिक समानता, विकास, शांति और आगे की कार्रवाई को लागू करने के लिए बीजिंग घोषणा पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो सम्मेलन हुआ था ये UN ने करवाया था, और इसकी बैठक समय समय पर होती रहती है। अभी हाल ही के वर्षों में 2019 में बीजिंग की एक मीटिंग हुई है, चाइना में हुई है। तो कहीं ना कहीं आज भी इस सम्मेलन को महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए इसके सम्मेलन किए जाते हैं, और इसमें महिलाओं से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं और जितने भी NGOs हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर, जितने भी महिला आयोग हैं, सब लोग, महिला आयोग के जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं, सब लोग इस कन्वेंशन में जाते हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपने पॉलिसीज़ देते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। और इसी तरह इन सभी को भारत के द्वारा उचित अनुवर्ती कार्रवाइयों के लिए पूर्ण रूप से समर्थन मिला है। जो भारत है, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस होते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए, भारत उनको अपना समर्थन देता रहता है, क्योंकि भारत तो कहीं ना कहीं भारत इन सब चीज़ों में बहुत आगे है।
इसी तरह महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में महत्वपूर्ण तरीके से सुधार हुआ है। लेकिन ये जो सुधार आपको केवल महानगरों में ही दिखाई देने को मिलेगा, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं जो जनसंख्या है थोड़ी जागरूक है या फिर शिक्षित है, लेकिन ग्रामीण इलाके में स्थिति अभी वैसी ही है, यानी कि महिलाओं की स्थिति अभी बद से बदतर है ग्रामीण इलाके में, और ऐसा शिक्षा और साक्षरता की कमी की वजह से है। तो हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के लिए कैसे कन्वेंशंस बनाए गए हैं और कैसे कुछ इंस्टीट्यूट है, तो जो यूनिसेफ है वो महिलाओं के लिए भी कार्य करता है, और इसी तरह जो बीजिंग डिक्लेरेशन है या फिर बीजिंग कन्वेंशंस जो होते रहते हैं हर साल, उसके अलग अलग कंट्रीज़ में होते रहते हैं, तो ये भी पूरी तरीके से महिलाओं के मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। और अब हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए हमारे भारत देश में क्या कुछ नीतियाँ, क्या कुछ योजनाएं बनाए गए हैं इनके अलावा, क्योंकि भारत की जो गवर्नमेंट है महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर कुछ पॉलिसीज़ और योजनाएं लाते रहती है, जैसे पोषण योजना हो गया, महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ योजना जो है उसमें अक्सर परिवर्तन करके लाती रहती है, और फिर ऐसी योजनाएं अक्सर हमारी गवर्नमेंट्स लाती रहती है। तो इस तरह हम कुछ देखते हैं 2001 के बाद से जो भारत की सरकार है वो महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी। तो हम देखते हैं कि ये जो पॉलिसीज़ है, ये जो नीतियाँ थी, इसके उद्देश्य क्या हैं और किन वजह से इन पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट लाती है, जैसे कि पोषण योजना हुआ, मातृत्व लाभ योजना हुआ, मातृत्व वंदना योजना हुआ, बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट्स लाती हैं। तो इन योजना को लाने का मुख्य वजह क्या है, इनके उद्देश्य क्या हैं, इसे देख लेते हैं। तो अगर महिलाओं का पूर्ण विकास करना है सकारात्मक तरीके से, उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाना है, तो उनके लिए ऐसी पॉलिसीज़ लाना ज़रूरी है। अगर आप जानते ही होंगे कि किसी भी तरीके की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक क्षेत्रों में पुरुष के समान अधिकार दिलाना है अगर महिलाओं को, तो भी इन पॉलिसीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे कि महिलाएं इन पॉलिसीज़ की मदद से अपनी स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर सकें, अपने मानवाधिकार को सुनिश्चित कर सकें, और इस तरह का पर्यावरण का निर्माण हो जहाँ पे वो अपना पूर्ण विकास कर पाएँ महिलाएं। इसी तरह राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने के लिए समान पहुंच प्रदान करना इन पॉलिसीज़ का उद्देश्य है। और महिलाएं किसी भी स्तर पर अपने स्वास्थ्य का देखभाल कर पाएँ, अपनी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर पाएँ, अपना करियर खुद चुन पाएँ और अच्छे से गाइड ले पाएँ, व्यावसायिक मार्गदर्शन प्राप्त करें, रोजगार उन्हें मिले और उन्हें समान वेतन मिले, और व्यावसायिक स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक जीवन आदि प्राप्त करने के लिए में समान अवसर प्राप्त करने के लिए ये सारी पॉलिसीज़ मदद करेंगी। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना इन पॉलिसीज़ का मुख्य उद्देश्य होता है, और इसके लिए गवर्नमेंट अक्सर नए नए कानून बनाती रहती है। और हमारे भारत देश में तो महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक अलग मंत्रालय भी बना दिया गया है, महिला बाल विकास मंत्रालय। तो इस तरह हमारे भारत देश में तो महिलाओं के मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनके बावजूद भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते रहती हैं, और आए दिन हमें रेप जैसी घटनाएं सुनने में आती है। रेप, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, भ्रूण हत्या जैसे मामले दिन ब दिन और भी बढ़ते जा रहे हैं, इतने कानून होने के बावजूद। लेकिन फिलहाल महिलाओं को अपने इन सभी कानूनों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो इस महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो भी उन्हें संवैधानिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, या फिर उन्हें जितने भी कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन्हें महिलाओं तक पहुंचाना अत्यंत आवश्यक है। तो हम अपने इन्हीं लेक्चर्स के माध्यम से प्रत्येक महिलाओं तक या फिर प्रत्येक बच्चों तक ये बात हम पहुंचाएंगे। तो इसी तरह आप जानते हैं कि भारतीय महिलाओं को हमारे भारत देश में क्या क्या कानूनी अधिकार मिले हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि ये प्रत्येक महिला को जानना चाहिए, सबसे पहले किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाने का अधिकार है। हमारे भारत की जो महिलाएं हैं वो किसी भी पुलिस स्टेशन में
जा करके एफआईआर दर्ज करवाने का उन्हें अधिकार है। कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता है कि आपका एफआईआर नहीं लिखा जा सकता। तो प्रत्येक महिला को पहली बात तो ये बात जानना चाहिए। उसी तरह मुफ्त में कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। महिलाओं को ये नहीं डरना चाहिए कि हमारे पास पैसे नहीं हैं या फिर हम कैसे जाएंगे, कैसे कानूनी सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि उन्हें अधिकार दिया गया है मुफ्त कानूनी सहायता का। तो उन्हें अपने इन अधिकार को समझना चाहिए। महिलाओं के साथ जो छेड़खानियाँ होती हैं, तो आईपीसी की धारा 509 के अंतर्गत किसी भी महिला के साथ मौखिक, शारीरिक या सांकेतिक रूप से अगर कोई परेशान करता है तो इसे दंडनीय अपराध माना जाता है। तो प्रत्येक महिला को तो ये धारा 509 जो धारा है इसे जानना चाहिए, और इसके तहत अगर आपके साथ कोई भी किसी भी तरीके का छेड़खानी कर रहा है, शारीरिक, मौखिक या किसी भी तरीके का, तो आप कंप्लेन कर सकती हैं जा करके किसी भी थाने में जाके आप कंप्लेन कर सकती हैं धारा 509 के तहत। और बलात्कार को एक संगीन अपराध के रूप में माना गया है। आईपीसी की धारा जो 376 है उसके अंतर्गत नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, और आईपीसी की धारा जो 376 ए है वो बलात्कार और हत्या, और आईपीसी की धारा जो 376 सी है वो परिवारजन या नौकर द्वारा अगर बलात्कार किया गया है, और आईपीसी की धारा 376 सी के अंतर्गत गैंग रेप, आईपीसी की धारा 376 बी के अंतर्गत शादी के बाद बिना मर्जी के सेक्स करना भी बलात्कार माना गया है। तो इन अपराधों के लिए सजा का भी प्रावधान किया गया है। 7 साल की सजा और 20 वर्ष तक उम्र कैद निर्धारित किया गया है। और अब तो नाबालिगों के साथ बलात्कार करने पर फांसी की सजा का भी प्रावधान कर दिया गया है। तो प्रत्येक महिला को इन सारे धाराओं को पहले तो याद करना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि उनके क्या कुछ अधिकार हैं, किस धारा के तहत वो जाके कंप्लेन कर सकती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति तक ये बातें पहुंचाई जानी चाहिए। इसी तरह रात के समय में गिरफ्तार ना होने का अधिकार। महिलाओं को कोई रात में गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर सूर्य अस्त हो जा रहा है और सूर्य निकलने से पहले गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है महिलाओं की। तो अगर कोई विशेष मौका होता है या फिर कोई विशेष मामला है तो जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट हैं उन्हीं के आदेश पे महिलाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है, नहीं तो नहीं। यानी कि अगर आपको कोई भी पुलिस अधिकारी आता है, आपको रात में गिरफ्तार करने आता है, तो आप वहाँ अपने अधिकार का प्रयोग कर सकती हैं और वहाँ कह सकते हैं कि ये तो हमारा राइट है, ह्यूमन राइट है, और या फिर ये महिलाओं के अधिकार हैं कि हमें रात में आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी कानूनी अधिकार जो हमारे भारत में महिलाओं को प्राप्त हैं उन्हें हर महिला को जानना चाहिए। इसी तरह एक अधिकार मिला है, कानूनी अधिकार हमारे भारत देश में महिला को, महिला की गरिमा बनाए रखने का अधिकार। अगर मान लीजिए किसी अपराध में कोई महिला संलिप्त पाई गई और उसका जांच या तलाशी करना है, चिकित्सक जांच करना है, तो ये सारी जांच एक केवल महिला ही करेगी। किसी पुरुष को ये ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। या फिर ये सारी जांचें अगर होंगी तो कोई महिला कर्मी वहाँ पर स्थित रहेगी, तभी जा कर के उनकी जांच हो पाएगी। तो महिला की गरिमा को बनाए रखने का भी ध्यान रखा जाएगा और ये भी अधिकार है। अगर आपकी तलाशी या फिर आपका जांच ऐसे सार्वजनिक तरीके से किया जा रहा है तो आप वहाँ पे उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। और हालिया दिनों में हम लोग अक्सर साइबर क्राइम के बारे में सुनते आ रहे हैं। इंटरनेट से महिलाओं को परेशान किया जा रहा है कहीं ना कहीं। फिर ट्रोल, बुकिंग, एब्यूज़, सेक्सुअल एब्यूज़, पोर्नोग्राफी इत्यादि की धमकी देते ये मामले आते रहते हैं अक्सर। तो हमें यहाँ अपने अधिकारों को जानना चाहिए। आईटी एक्ट 2000 के तहत 3 साल की जेल और उम्र कैद और जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अगर कोई भी व्यक्ति या पुरुष किसी भी महिला के साथ साइबर क्राइम करता है इंटरनेट के माध्यम से, तो आईटी एक्ट 2000 के तहत उसे 3 साल की सजा का प्रावधान है, 3 साल की जेल होगी और उम्र कैद हो सकता है। तो प्रत्येक महिला को अपने ये अधिकार जानने चाहिए और इन धारा और इन एक्ट के तहत उन्हें जाकर एफआईआर दर्ज करवाने चाहिए। और इसी तरह नाम को उजागर ना करने का अधिकार। अगर महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है और तो महिला का नाम कहीं पे नहीं छापा जा सकता।
आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन नाम ना उजागर करने के अधिकार के तहत उस महिला का नाम नहीं लिया जाएगा, उसकी गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए भी कोई कार्य किया जाएगा। और जिस महिला का यौन उत्पीड़न हुआ है वो किसी महिला पुलिसकर्मी अधिकारी या फिर जिला अधिकारी की मौजूदगी में ही अपना बयान दे सकती है। तो अगर कोई पुरुष अधिकारी है किसी उत्पीड़ित महिला से जिसका रेप हुआ है, या फिर जो उत्पीड़ित महिला है उससे क्वेश्चंस पूछता है, अगर वो बताने में असमर्थ है या नहीं बताना चाहती है तो उसे वहाँ अपने इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। नाम को उजागर ना करने का अधिकार है। तो इस तरह आज हमने अपने लेक्चर्स में भारत में महिलाओं के लिए क्या कुछ अधिकार है, क्या कुछ संविधान में उनके लिए प्रावधान किया गया है, और क्या कुछ समस्याएं हैं भारत देश में, महिलाओं के साथ किस तरह आज भी रेप, घरेलू हिंसा, डॉरी सिस्टम जैसी समस्याएं किस तरह भारतीय स्तर पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आंकड़े आते हैं बताते हैं, बहुत सारे NGOs और जो रिपोर्टें हैं बताती हैं, इससे पता चलता है कि भारत में आज भी कितनी समस्याएं व्याप्त हैं। तो इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिला के अधिकारों को महिलाओं तक पहुंचाएं, महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से जागरूक करें। तो उसी मुहिम में हमारा भी एक ये प्रयास है कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक महिलाओं को उनके अधिकारों का ज्ञान हो सके तथा वो अपने सभी तरह के संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारों का उपयोग करके अपने मानवाधिकारों को सुनिश्चित कर सके। और कहीं ना कहीं इसमें प्रत्येक व्यक्ति के महत्वपूर्ण कदम की आवश्यकता है, कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। तो इस तरह इस मुहिम में हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। तो आज हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में महिला अधिकारों के बारे में पढ़ा, उनसे संबंधित क्या कुछ प्रावधान है उनके बारे में पढ़ा, कैसे कुछ कानून बनाए गए अंग्रेज़ों के टाइम के बाद से, या फिर क्या क्या कानूनी अधिकार हैं, सब कुछ हमने अपने इस लेक्चर में पढ़ा और जाना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।